मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो आगे चलेंगे वो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये थ्योरी का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो आपकी बनेगी वो पीपीटी के थ्रू हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन शीट पर, जो कि एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं उन सब पर। आइए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए रोटेटिंग एरो। कॉम्प्लेक्स नंबर as a rotating arrow हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करेंगे जो एज ए रोटेटिंग एरो, यानी एरो की तरह से हम रोटेट करता हुआ दिखाएंगे, और वो भी किसमें, एक प्लेन होगा आपका। इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं या गॉसियन प्लेन बोलते हैं या अर्गंड प्लेन बोलते हैं। तो इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप इसे दिखाएंगे। चलिए क्या होता है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं कि हमारे पास एक पहले क्या है, जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसका मतलब ये आपने ले लिया यहाँ पर, ये एज एक्सिस की तरह से ले लिया, ये वाई एक्सिस की तरह से ले लिया। इसे रियल एक्सिस बोला जाता है, इसे इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एक हमने ये पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, सपोज कर लीजिए P ले लिया, और इसकी अफिक्स हमने ले ली Z। इस पॉइंट की जो अफिक्स ले ली वो हमने क्या ले ली, Z ले ली। अब इसको यहाँ से कुछ एंगल हमने मान लिया, ये एंगल सपोज कर लीजिएगा थीटा मान लिया। अब इसको हमें रोटेट कराना है, यानी ये OP को हमें रोटेट कराना है, और रोटेट करा दिया हमने, और इसे हमने यहाँ पर ले आए पॉइंट, कौन सा है, ये Q पॉइंट है। और ये एंगल हमने ले लिया अल्फा एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने रोटेट करा दिया है। अल्फा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से हमने क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। तब इसकी जो Q की जो अफिक्स हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, Z e⁻ हो जाएगा I इंटू एल्फा। ये हमने आपको निकाल के दिखाया था। तो ये अफिक्स इसकी ये हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जितना ये OP था यानी R लिया है, उतना ही ये OQ है, ये भी R होगा ये डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोगों को जो लेना है वो पहले यहाँ पर अब आप लिख लीजिए, और लिखने के बाद में तब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले आप लिख लेंगे कि जो आपके पास पॉइंट है, पॉइंट आपने जो P लिया है, पॉइंट P लिया है, इसका जो आपने अफिक्स लिखा है वो Z इक्वल टू आपका क्या होता है, ये होता है R cos थीटा प्लस I sin थीटा, R, और ये होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा। ये वैल्यू होती है इसकी, Z इक्वल टू R cos थीटा प्लस I sin थीटा, ये वैल्यू इसकी होती है। और ये पॉइंट क्या बोला जाता है, P बोला जाता है। इसी तरह से अब हम Q पॉइंट की बात करेंगे, तो पॉइंट Q आपका क्या होगा, यहाँ पर यदि हम पॉइंट Q की बात करें तो पॉइंट Q आपका क्या हो जाएगा, उसे आपने क्या लिखा है, इसकी अफिक्स आप कुछ और मान लीजिए, या पॉइंट P ले लीजिए। तो ये अफिक्स यदि इसकी बात करें तो Ze⁻I एल्फा होगा, Ze⁻I एल्फा होगा इसकी अफिक्स। तो Z इक्वल टू e⁻I एल्फा आपने ले लिया, तो ये आपका हो जाएगा, ये e⁻I एल्फा तो है, Z की वैल्यू आपने लगा दी, ये हो जाएगा R cos थीटा ले लिया प्लस I sin थीटा ले लिया, और इसकी वैल्यू जो आपने ले ली वो ले ली e⁻I एल्फा। ये हम जानते हैं e⁻I थीटा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, e⁻I थीटा लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका हो जाएगा, ये R हो गया e⁻I थीटा हो जाएगा इंटू e⁻I एल्फा हो जाएगा। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं यदि बेस सेम हो। तो यहाँ पर भी बेस E है, यहाँ पर भी बेस E है, दोनों का गुणा होगा यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो e⁻I आपका बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस एल्फा। इस तरह से Z की जो अफिक्स निकल के आ गई, ये आपकी निकल के आ गई। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो OP रोटेट है, जो OP है आपका, ये रोटेट कर रहा है, OP रोटेट थ्रो, कितना एंगल यहाँ पर रोटेट कर रहा है, यहाँ पर आपने कितना एंगल लिया था रोटेट करने पर, एल्फा एंगल लिया है, थ्रो एन एंगल एल्फा
एन एंगल एल्फा, और किस में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आप लिख सकते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख दीजिए। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने ये ले लिया। अब ये वैल्यू आपको मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको लिखनी, नोट की एक हम बात कर रहे हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं गया है लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है। जो नोट हम बताने जा रहे हैं एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड, वैसा मुझे ध्यान है कि कभी इससे रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी आई नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। तो नोट में हमने यहाँ पर जो हम जानते हैं कि जो कंपोनेंट की हम ऑफ, जैसे हमने यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया कि हमारे पास एक ये एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, यानी रियल एक्सिस हो गया, इमेजिनरी एक्सिस हो गया। यहाँ से एक पॉइंट आपने चलिए पी ले लिया, इसकी अफिक्स से आपने Z1 दिखा दी। दूसरा आपने ले लिया यहाँ पर ये Q ले लिया, ये पॉइंट आपने Q ले लिया, ये पॉइंट यहाँ P लिया था Q, इसकी अफिक्स से आपने Z2 दिखा दी। यहाँ से मान लीजिएगा कि ये एंगल है वो कितना है, थीटा है। यहाँ से एंगल आपने मान लिया थीटा है। अब यहाँ से आप जब इसे लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो कंपोनेंट ऑफ Z1, कंपोनेंट ऑफ Z1, जो Z1 का कंपोनेंट होता है किस डायरेक्शन में, इस पॉइंट को हमने यहाँ O मान लिया तो OQ डायरेक्शन में ले लिया, अलोंग OQ ले लें, तो अलोंग OQ आपका क्या होगा, ये अलोंग OQ, अलोंग OQ, तो इक्वल टू, देखिए Z1 आपका था यहाँ पर, Z1 आपने वैसा का वैसा ही रहने दिया, और ये जब हो जाता है तो क्या पहुँच जाएगा, e की पावर आई थीटा। यहाँ पर आपने देखा था जितना लिया था उतना एंगल आपका हो रहा था, तो यहाँ पर आपने क्या लिया था, ये e की पावर आई एल्फा का मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z1 e टू दी पावर हो जाएगा आई, यहाँ पर कितना एंगल गया है, थीटा गया है, तो Z1 e की पावर आई थीटा आपने यहाँ पर लगा दिया। चलिए अब यदि यूनिट वेक्टर की बात करें हम, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं अलोंग OQ, OQ के अलोंग बात कर रहे हैं, तो वेक्टर तो आपका ये हो गया, तो इसके मोड से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से Z1 e टू दी पावर आई थीटा अपॉन हो जाएगा मोड ऑफ Z1, ये हो गया। अब यदि हम यहाँ यूनिट वेक्टर ऑफ अलोंग OQ, ये OQ हमने ले लिया, तो Z2 के जो, यदि Z2 हमारे कोई मैग्नीट्यूड है, Z2 मैग्नीट्यूड है और OQ डायरेक्शन में यदि उसका हम वेक्टर लेना चाहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें Z2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें हमारा Z2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमने ले लिया Z2, और इसे किसके अलोंग ले रहे हैं, अलोंग हमने ले लिया OQ के अलोंग लेना चाह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हमको मालूम था, यूनिट वेक्टर में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई Z2 से कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा मोड ऑफ Z2 हो गया, और वहाँ पर जो आपका आ रहा था, ये आ रहा था Z1 e टू दी पावर आई थीटा अपॉन हो जाएगा मोड ऑफ Z1, और आगे आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं मोड ऑफ Z2 अपॉन Z1, ये हो गया, और इनटू ये आपका हो जाएगा Z1 e टू दी पावर आई थीटा। इस तरह से ये आपको वेक्टर मिल गया उस डायरेक्शन में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो डी मॉवर थ्योरम की बात करेंगे। ये ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में हमें लगाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, है ना, भले ही वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन न पूछा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूछा नहीं जा सकता इन फ्यूचर में, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये आपको हमेशा माइंड मेकअप करके चलना ही चलना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वो डी मॉइवर्स थ्योरम की बात करते हैं। डी मॉइवर्स डी मॉइवर्स थ्योरम की बात हम लोग करते हैं। इसमें आपका क्या होता है,
इसमें ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपका कॉस थीटा ले लेते हैं प्लस आई साइन थीटा लेते हैं और इसकी होल पावर n लगा दी जाए, इसकी होल पावर n लगा दी जाए। तो हमें ये याद रखना है, जो ये वैल्यू आ जाती है ये कॉस और जो ये पावर होती है ये यहाँ एंगल पे आ जाएगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोनों जगह थीटा थीटा यानी सेम एंगल है, तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा और प्लस आई साइन n थीटा इसके बराबर हो जाती है, ये इसके बराबर हो जाती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं। इसी तरह से यदि यहाँ पर हम थोड़ी सी कुछ और चेंजिंग कर लें, क्या चेंजिंग कर लें, इसकी जगह पर हम साइन थीटा कर दें या कॉस थीटा कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका साइन थीटा हो जाएगा प्लस आई कॉस थीटा होगा की पावर n। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा रियल पार्ट आपका कॉस थीटा है, इमेजनरी पार्ट साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर रियल पार्ट साइन थीटा है, इमेजनरी पार्ट कॉस थीटा है। तो पहले क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट कर लीजिए, यानी साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और इस कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तब आपकी ये डी मॉर्गन थ्योरम यूज होगी। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं। अब साइन थीटा है, साइन थीटा को आपका क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसे लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, प्लस ये हो गया आई कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये लिखा जा सकता है। चलिए और इसकी पावर हो गई n। अब आराम से आप इसे क्या कर सकते हैं, पावर को यहाँ ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका n पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया प्लस आई साइन और ये हो जाएगा n पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं, गलती न होने पाए। एक एंगल को ध्यान रखना है और एक किसको ध्यान रखना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ध्यान रखना है। दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, गलती न होने पाए। जैसे अब आप करते क्या हैं, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए इट इज़ क्लियर, इट इज़ क्लियर, ये क्या क्लियर हो गया यहाँ से कि ये क्लियर हो रहा है कि यदि आपके पास यहाँ पर साइन थीटा है, यदि यहाँ पर आपके पास क्या है साइन थीटा है और चाहे भले ही आपके पास यहाँ पर ये क्या हो प्लस हो चाहे माइनस हो, और यहाँ पर है आई कॉस थीटा और इसकी होल पावर यदि n ले ली आपने, होल पावर n ले ली, तो ध्यान रखिएगा ये किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में आनी चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए, और नहीं आएगी किस फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में। ये फॉर्म देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन n थीटा प्लस माइनस आई कॉस n थीटा, इस फॉर्म में नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये नहीं होगा। इसी तरह से यदि इसके एंगल अलग हों, एंगल भी अलग अलग यदि हों, फिर भी नहीं होगा। यानी आपको इस तरह से दिया हो कॉस थीटा प्लस और ये दे दिया गया हो आई साइन फाई, तब भी ये नॉट इक्वल टू होगा कॉस n थीटा, यहाँ पावर n ले लीजिएगा, कॉस n थीटा और प्लस, यहाँ प्लस या माइनस आप लेना चाहें तो प्लस माइनस ले लीजिए, नहीं तो ये आपने ले लिया प्लस आई और ये हो जाएगा साइन n फाई, इसके इक्वल भी नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, तभी इक्वल होगा जब एंगल इक्वल होंगे, सेम होंगे एंगल, तब इक्वल होगा, और एंगल सेम नहीं होंगे तो इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप झटके में यहाँ पर अक्सर गलती कर जाते हैं, एक एंगल देखा बस उसी को लेकर के आपने मार दिया, तो ऐसी गलती मत करिएगा, झटके में गलती मत करिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ करके भी देख लीजिएगा, नहीं तो सही क्वेश्चन आपका गलत में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। अब हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर बात करते हैं। तो चलिए रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब यहाँ पर इसके रूट्स पर बात करेंगे। रूट्स का मतलब आपका स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, 3/4 रूट हो सकता है ना। तो ये रूट्स आपके हो सकते हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। हालांकि स्क्वायर रूट्स के बारे में हमने आपको कई ट्रिक्स बता चुके हैं और वो बता चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे वो इसके रूट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा आपका क्या होगा, कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सपोज कर लीजिए क्या ले लिया, जेड ले लिया, और जेड की वैल्यू आपकी क्या होगी, जेड को यदि आप लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं x + i y के फॉर्म में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमने ले लिया यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर और z = ये हमने ले लिया x + i y ले लिया। यदि इसे और भी कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं r cos θ + i sin θ में, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं r, और ये हो जाएगा cos θ + i sin θ, ये भी आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्या बात हो रही है, रूट की बात हो रही है, तो हमने मान लिया कि nth रूट ऑफ z की बात कर रहे हैं, nth रूट ऑफ z के nth रूट की बात कर रहे हैं, वो कुछ भी मतलब उसमें हो सकता है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z⁴ जो रूट होगा, z की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाला है तो ये हो जाएगा r⁴ होगा, और ये है आपका cos θ + i sin θ, ये वैल्यू है, इसकी पावर भी आपकी 1/n हो जाएगी। पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे ले आएँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, r⁴ 1/n हो जाएगा, 1/n यहाँ एंगल में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos θ/n हो जाएगा प्लस i sin θ/n हो जाएगा। लेकिन कोई भी वैल्यू हमने बताया कि एक पर तो रहती नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लगानी होगी, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा लगानी होगी, क्योंकि ढेर सारे ये रिपीट करते रहते हैं। तो जनरल वैल्यू के लिए हम लोग क्या जानते हैं, जनरल वैल्यू के लिए वैसे हम लोग जानते हैं कि ये 2πn + θ के फॉर्म में लिखते हैं, बल्कि इसे हम यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लें, बाद में यहाँ लिखें तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी, यदि हम इधर लिख लें, इसे बाद में लिख लें तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। चलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हम लोग कर लेते हैं, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से आपकी लेंथी होगी। चलिए तो यहीं पर हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, r⁴ लिख दिया, और ये हो जाएगा, आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा से cos, और ये हो जाएगा 2πn आपने ले लिया तो 2πm ले लें हम, 2πm, ये हो जाएगा 2πm + θ y क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या नहीं 2 नहीं है तो हटा दीजिए, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा i sin 2πm + θ, ये हो गया, और इस तरह से इसकी पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/n, इसकी पावर आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/n हो जाएगी। अब पावर को आप ले आइए आराम से, अब पावर को यदि आप लेकर के आएंगे, यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जो m की वैल्यू जो हो सकती है, m शुरू होता है, हियर लिख लीजिएगा यहाँ पर, हियर जो m की वैल्यू होती है यहाँ पर, ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से शुरू होती है। तो यदि हमें पहला रूट लेना होगा तो केवल एक 0 लगाएंगे, दूसरा रूट लेना है तो 0 1 हो जाएगा, 3 रूट लेने होंगे तो 0 1 2 हो जाएगा, है ना, 4 रूट लेने होंगे तो 0 1 2 3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है चीज़ें। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे थे, ये बात कर रहे हैं कि यहाँ से z⁴ 1/n इक्वल टू जो हो जाएगा r⁴ 1/n हो गया, और यहाँ पर अब आप लगा सकते हैं जो पावर थी आपकी, ये पावर कहाँ ले लें, एंगल पर ले लें, एंगल पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos, ये हो जाएगा 2πm + θ हो जाएगा n, और ये हो जाएगा प्लस i sin 2πm + θ और अपॉन हो जाएगा n, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 4 होती है। तो चलिए फॉर यहाँ पर या आप ये लिख दीजिएगा
ये m की वैल्यू होती है, हियर करके लिख दीजिएगा, हियर जो m की वैल्यू है ये 0 1 2 3 एंड शोन ये है। यदि हमने ये मान लिया कि चलिए इफ़ m इक्वल टू en है, m और en दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, m और n इक्वल होंगे तब ये आपकी क्या वैल्यू निकल आएगी। तब आप देखिएगा यहाँ से ये हो जाएगा z टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल टू r टू द पावर 1 अपॉन m, यानी m की जगह पर हमें क्या रखना है, n रखना है, m की जगह पर हमें क्या रखना है, n रखना है। तो m की जगह पर यदि आप n रख देते हैं तो फिर ये क्या वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos हो जाएगा, और n रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा अपॉन n हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा आई साइन, और ये भी हो जाएगा 2 पाई और प्लस थीटा अपॉन n हो जाएगा, ये निकल के आएगा। आगे और भी इस पर कुछ आप करना चाहें, यदि आगे इस पर आप कुछ और भी करना चाहें तो और भी आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है एमथ इसके लिए। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग जो बात करेंगे वो वैल्यू निकालेंगे, उस पर बात करेंगे। ये एक फार्मूला की तरह से आप याद रखिएगा, चूँकि 2 पाई प्लस ये हो रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू भी चेंज आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि 2 पाई के फॉर्म में, इसी के फॉर्म में ज़्यादा ठीक है, चूँकि 2 पाई प्लस थीटा हो रहा है और ये साइन थीटा हो रहा है, तो वही यहाँ पर आपका जो ऊपर निकल के आया था 1 अपॉन ये r की पावर 1 अपॉन n और कॉस थीटा अपॉन n फिर निकल के आएगा। यदि उसकी वैसी वैल्यू बनाएंगे तो जो यहाँ पर ऊपर निकल के आ रहा था कहीं यहाँ पर निकल के आता, यदि यहाँ पर लगा देते हम तो वो निकल के आता। चलिए फ़िलहाल में अब हम लोग जो यहाँ पर लेना चाह रहे हैं वो एक एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं, और एग्जाम्पल लेंगे वो वैल्यू हमें किसी की निकालनी है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं और एग्जाम्पल में जो हमें है वो वैल्यू हमें किसी की निकालनी है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर हमने ले लिया एग्जाम्पल ले लिया, और एग्जाम्पल में हम निकाल लें फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू हम किसी के निकाल ले रहे हैं। सपोज कर लीजिएगा वैल्यू जो हम निकाल ले रहे हैं कोई भी एक नंबर ले लीजिए। ये नंबर हमने ले लिया कि 1 प्लस अंडर रूट में ले लिया हमने -3 और इसकी पावर ले ली 3/4। ये हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, आराम से निकल सकती है बिना किसी प्रॉब्लम के। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चलिए सॉल्यूशन की बात यहाँ पर करते हैं। पेज चेंज करने के बाद में सब कुछ गायब हो गया इस पर, वो फिर मुझे लग रहा है कि क्लास तो चलेगी ही, लेकिन आज लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास का मटेरियल बना के तैयार किया था इसमें, वो सब थोड़ी सी मिस्टेक के पीछे ही सब चला गया इधर उधर होने में। कोई बात नहीं है, हम लोग जो थ्योरी है वो कर लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, प्रॉपर्टीज़ को हम कल कर लेंगे, कल लिख लेंगे, नहीं तो फिर हम आप लोगों के पास लिखी हुई आप लोगों के व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्या है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा हम लोग जो यहाँ पर लेंगे ये पहले इसे कन्वर्ट कर दिएगा। z इक्वल टू आपका क्या हो गया 1 प्लस अंडर रूट में हो गया -3 और इसकी पावर हो गया 3/4, इसकी पावर हो गया 3/4, ये पावर हो गया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो पहले यहाँ पर ये आपकी ये वैल्यू की आप यहाँ पर बात करेंगे 3/4 को, बल्कि अभी रहने दीजिए आप 3/4 पावर को रहने दीजिए, केवल z को ही ये वैल्यू रहने दीजिए, z में इसे कन्वर्ट कर लें आई और उसके रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में से कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और इसे आप लिख सकते हैं प्लस i√3 ऐसे लिखा जा सकता है, i√3 ऐसे लिखा जा सकता है। यदि इसे आप यहाँ से z की है तो यहाँ से मोड ऑफ z की बात करें तो मोड ऑफ z इसका मतलब r हो जाएगा, r की बात करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इस तरह से आपका ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे,
आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे, यानी इसे हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स होगा, और ये हो जाएगा √3/1। इस तरह से ये वैल्यू जो निकल के आएगी, ये निकल के आएगी आपकी, सॉरी, π/3। ये वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो कितनी होगी, π/3 होगी। ये π/3 आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पर z की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखना चाहें तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिएगा r होता है, और ये आपका हो जाएगा cos π/3 हो जाएगा, और प्लस i sin π/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये z आपका इसमें क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब z कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z⁴/3/4 आपको लेना है, तो 2⁴/3/4 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर जो आपका होगा ये होगा cos π/3 और प्लस ये हो जाएगा i sin π/3 और इसकी पावर हो जाएगा 3/4। इसकी पावर हो जाएगा आपका 3/4, ये पावर हो गई। अब यहाँ से और भी आगे बढ़ाना चाहें तो आप जानते हैं ये किसके बराबर होती है, जैसे पीछे आपने डेरिवेशन में बढ़ाया था उसी तरह से यहाँ पर बढ़ा लेंगे। तो 2⁴ हो गया, और यहाँ पर यदि हम करेंगे तो इसे कर सकते हैं cos 2πm प्लस थीटा होता है, तो थीटा यानी आपका π/3 है थीटा की जगह, प्लस ये हो जाएगा i sin और 2πm हो गया, और ये हो जाएगा प्लस π/3 ले लिया आपने, और इसकी पावर हो जाएगी 3/4। अब आपने क्या रखा था, m इक्वल टू n रखा था, m इक्वल टू क्या रखा था, n रखा था। तो यदि आप उसको भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो 3/4 को आप आगे ले आइए, फिर उसके बाद m की वैल्यू 0 1 2 3 4 लगा दीजिए। आइए लगा देते हैं, यहाँ पर 2 की वैल्यू आपने ले लिया 3/4, और इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cos, और ये हो जाएगा आपका ये cos हो गया, और ये हो जाएगा 3/4 2πm प्लस π/3 ये हो गया, और प्लस ये हो जाएगा i sin 3/4, और ये हो जाएगा 2πm प्लस π/3 ये हो गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं, हम यहाँ से बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने जो वैल्यू यहाँ पर लगा ली थी वो वैल्यू आपने क्या ली थी, ये वैल्यू लगाई है, ये वैल्यू लगाई है। अब यहीं पर आगे अब इसे हमें बढ़ाना है, तो इसे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू हमने बताया, m की वैल्यू रख लीजिए, या पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या m की वैल्यू 0 1 2 3 जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैक्सिमम देखेंगे 3/4 हो रहा है, यानी 4 टाइम्स की बात कर रहा है। मैक्सिमम जो कर रहा है वो कितनी है, nth रूट आपने लिया था तो 1/n लिया था, यहाँ पर तो आपका क्या कर दिया, इसका 4th रूट लेके उसके क्यूब की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कितने लेने होंगे, 4 वैल्यू, यानी पहली 0 होगी, फिर दूसरी 1 2 और 3, m की वैल्यू 0 1 2 3, इन पर आपको वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा रूट्स आपके क्या क्या होंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये हम यहाँ पर ले लेंगे कि z की वैल्यू 3/4, z की वैल्यू 3/4 इक्वल टू, z की वैल्यू 3/4 इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे cos, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 ये हो जाएगा 3/2 πm हो जाएगा, पाई आप बाहर ले लीजिए, बल्कि π/3 बाहर ले लीजिए, π/3 हम बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, अभी यहाँ ले लेते हैं हम, 2 की पावर 3/4 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा cos π/3 आपने बाहर ले लिया इंटू 3/4, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, π/3 बाहर है, पाई बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा 6m हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से हो जाएगा i, और यहाँ से देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो π/4 बचेगा, तो प्लस साइन ये आपका हो जाएगा π/4 6m प्लस 1, ये हो जाएगा इसी तरह से। चलिए यही चीज़ हम वहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका cos π/4, वहाँ पर लिखेंगे cos π, ये r की जगह पर 2 था, इसकी पावर 3/4, और ये हो जाएगा cos
π/4 और ये है आपका 6m + 1 और प्लस I sin और 6m + 1 ये वैल्यू आ रही थी। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं लिखी है। π/4 6m + 1 जी ठीक है, यही है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से m की वैल्यू लगा दीजिए। तो फॉर m इक्वल टू 0 पर m इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 0 पर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा z टू दी पावर 3/4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 3/4। m की वैल्यू यहाँ 0 लगा दीजिए। 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos π/4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा I sin π/4 ये हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से वैल्यू cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे ही रखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर और लेना चाहें तो वैसे आप ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3/4 लगाना चाहें तो आप लगा दीजिए। cos π/4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 और प्लस I और इसकी sin π/4 की भी वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1/√2 होती है। ये वैल्यू आपने लगा दी। अब आप यहाँ से और लेना चाहें तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से देखिएगा ये जो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 की पावर इसके फॉर्म में, ये पावर को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करना चाहें तो। चलिए ब्रेक कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 की पावर हमने क्या ले लिया, 3। 2 की पावर 3 तो हमने बाहर छोड़ दिया। 2 की पावर 1/4 है, 2 की पावर 1/4 है। तो 2 की पावर 1/4 को हम क्या करें, अंदर ले जाएं, यानी ये अंडर रूट उसके भी बात करेगा, बल्कि आप उसे रहने दीजिए। फिर 2 की पावर यहाँ से 1/4 को बाहर रहने दीजिए, उसे अंदर कर दीजिए। 2 की पावर 1/4 को बाहर कर दीजिए, 1/4 को बाहर कर दीजिए। 3 को अंदर ले जाएंगे, जो पावर 3 हो रही है उसे हम अंदर ले जाएंगे। तो अंदर ले जाने पर आपका क्या बचेगा, अंदर ले जाने पर जो आपका बचेगा ये बचना चाहिए आपका 1 + 3। यहाँ से जो पावर है 1/3 ये लेके जा रहे हैं तो 1 ये प्लस I के फॉर्म में बचना चाहिए, इस फॉर्म में आपका ये बचना चाहिए। अब यहाँ से जब आप और इसे आगे करेंगे तो 2 की पावर 1/4 हो गया और 1 + I ये बचेगा। आगे अब हम लोग बात करेंगे m की वैल्यू 1 के लिए, m की वैल्यू 1 के लिए बात करेंगे। तो फॉर m की वैल्यू आप 1 निकालेंगे, 1 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू फिर निकल के आएगी आपकी 2 की पावर 1/4। 2 की पावर ये z की वैल्यू 3/4 इक्वल टू 2 की पावर 1/4 ये निकलेगी और साथ में निकलेगी 1 - I, ये निकलेगा 1 - I। इसी तरह से फॉर m इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे और 2 के लिए जब आप निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है ये नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है, ये होगी ये z की पावर 3/4 जो ये निकल के आएगी, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1/4 हो जाएगा। वही रोटेटिंग जो फ्रेम चलता था उसी के तहत भी आप ले सकते हैं। और ये वैल्यू जो आपकी निकल के आ जाएगी, ये कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 1 + I, पहले वाली 1 + I निकल के आएगी। इसी तरह से यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, फॉर m इक्वल टू 3 लगा दीजिए। हमने बताया था m की वैल्यू 4 रूट आपको लेने थे, तो m की वैल्यू 4 रखनी है, पहली 0 फिर 1 2 3, यानी m इक्वल टू 0 से रखना शुरू करेंगे। यदि आपको 5 रूट लेने हैं तो m इक्वल टू 0 से कितना हो जाएगा, 4 तक रखेंगे। 6 रूट लेने हैं तो 0 से लेके 5 तक रखेंगे। 2 रूट लेने हैं तो 0 से लेके 1 तक रखेंगे। 1 रूट लेना है तो m की जो वैल्यू है केवल 0 ही रखेंगे। तो इस तरह से m इक्वल टू यहाँ पर इस पर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ये निकल के आता है z टू दी पावर 3/4 इक्वल टू ये निकल के आता है 2 टू दी पावर 1/4 और ये आपका आएगा निकल के 1 - I, ये निकल के आता है। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से 4 वैल्यूज आपकी हो रही हैं। एक देखिएगा आपके पास ये हो रही है, दूसरी आपकी कौन सी हो रही है, दूसरी आपके पास ये हो रही है, एक आपके पास ये हो रही है, एक आपके पास ये हो रही है। ये चीज़ है, जैसे यहाँ पर आपका ये आ रहा है वैसे यहाँ पर भी ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस करके आएगा।
तो प्लस माइनस करके आएगा, प्लस माइनस जो वैल्यूज होंगी ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 की पावर 1/4 और 1 प्लस आई हो जाएगा। दूसरा फिर होगा प्लस माइनस और यहाँ पर आप जो ले लेंगे ये प्लस माइनस में ही माइनस भी छिप जाएगा, तो 2 की पावर 1/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस आई, ये हो जाएगा। भाई प्लस माइनस ले लिया, एक आपने ये यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस में आपने दिखा दिया। अब यहाँ पर ऐसे अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। और ये अगला एग्जाम्पल है आपका, अगला एग्जाम्पल है आपका कि आपको यहाँ पर फिर वही रूट फाइंड करना है और ये फाइंड आपको करना है आई का क्यूब रूट फाइंड करना है। आई का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है कि आई के क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर भी फिर वही आप अप्रोच करेंगे, z इक्वल टू जो हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या होगा, आई होगा। आई के साथ में मोड ऑफ z की बात करेंगे तो मोड ऑफ z इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ z इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। आर्गूमेंट की बात करेंगे, अब यहाँ पर आप लेंगे आर्गूमेंट ऑफ z आपका यानी इसे थीटा से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स होगा और ये हो जाएगा 1/0 के फॉर्म में, इनफाइनाइट के फॉर्म में। तो जो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, पाई/2 पर tan की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो इस तरह से z की वैल्यू यदि आप लिखना चाहेंगे यहाँ से तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू आप लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos π/2, चूँकि इसकी वैल्यू तो 1 है, यहाँ पर आप 1 रखेंगे और ये हो जाएगा प्लस आई और साइन हो जाएगा π/2। अब वही प्रोसेस अपनाएंगे, z की वैल्यू यदि यहाँ पर आप क्या करते हैं पावर 1/3 कर दीजिए, z की पावर 1/3 करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 की पावर 1/3 बाहर आएगी तो 1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा cos π/2 प्लस आई साइन और π/2 और इसकी पावर जो हो जाएगी ये 1/3 हो जाएगी, ये पावर 1/3 हो जाएगी। और यहाँ से आप सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ से m के फॉर्म में। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 2m cos 2m पाई प्लस π/2 ये होगा यहाँ से और प्लस आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन 2m पाई प्लस π/2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी और इसकी पावर हो जाएगी 1/3, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। सेम उसी तरह से प्रोसेस आपको निकालने जैसे वहाँ पर निकाले थे। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज़ कितनी लगानी होंगी, क्यूब रूट की बात हो रही है तो m की वैल्यू जो यहाँ यूज करनी होंगी, m की वैल्यू 0 यूज करना होगा, 1 यूज करना होगा, 2 यूज करना होगा। इन तीनों वैल्यूज़ के लिए जो आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ जस्ट इससे पहले जो बताया है उसी तरह से चलेगा, आराम से आप कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए जो आगे बात करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग जो आगे बात करते हैं वो बात करेंगे रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे, रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए रूट्स ऑफ यूनिटी, अब हम जो रूट्स लेंगे वो किसके लेंगे, यूनिटी के लेंगे। तो यूनिटी के रूट्स के लिए देखिए आप क्या करेंगे, यूनिटी के रूट्स के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले z इक्वल टू z मान लें उसको। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में। तो ये आपका हो जाएगा रूट्स ऑफ यूनिटी। चलिए यूनिटी के रूट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यानी हमने मान लिया कि z इक्वल टू आपने ले लिया 1 की पावर 1/n ले लिया। यदि इसे और सॉल्व करना चाहें तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से z को हम लेना चाहें तो ये लेना चाहें तो आप ले सकते हैं z इक्वल टू 1। तो 1 किस में वैल्यू मिलेगी, जिसमें रियल पार्ट 1 हो और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, 0 हो। तो ये cos 0 पर वैल्यू 1 मिलेगी और sin 0 पर आपकी क्या हो जाएगी, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा cos 0 और प्लस हो जाएगा i sin 0 और इसकी पावर आप कर सकते हैं 1/n, इसकी पावर आप कर सकते हैं 1/n। अब आप आगे बढ़ा दीजिएगा और इसको, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से z इक्वल टू
2 पाई एम के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2 पाई एम हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा i साइन 2 पाई एम हो जाएगा, और इसकी होल पावर होगी वो हो जाएगी 1/n। ये हम लोग यहाँ से जान रहे हैं। अब देखिएगा z की वैल्यू आपने ये रखा है, क्योंकि जो पावर, अब आगे आप क्या करते थे, जो यहाँ पावर होती थी इसको लेके आते थे एंगल में, तो z इक्वल टू ये आपका हो जाएगा cos 2 पाई m/n हो गया, और प्लस हो जाएगा i साइन 2 पाई m/n, ये हो गया। ये आपने ले लिया z की वैल्यू जो आपकी आ गई, ये आ गई। अब यहाँ पर और भी से आप आगे बढ़ा सकते हैं। आगे अब क्या बढ़ाएंगे, आगे आप लिख सकते हैं कि जो इसे पोलर फॉर्म के उसमें दिखा सकते हैं, आइलेरियन फॉर्म में। आइलेरियन फॉर्म में तो देखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर हो जाएगा i और 2 पाई m/n, ये हो जाएगा। z की वैल्यू जो हो गई इस फॉर्म में हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो m की वैल्यू है वो क्या है, 0 1 2 3 ये सब हो सकती है। अब देखिएगा आगे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, z इक्वल टू हमें पता चल गया कि ये है। यदि इसी को हम कुछ मान लें, कुछ मानने का मतलब इसे अल्फा के फॉर्म में मान लें, या बल्कि आप ऐसा करिए, इसे z इक्वल टू इसे लिख देते हैं e टू द पावर i हो गया। m को बाहर कर दीजिए, चूँकि m की वैल्यू चेंज होगी, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे एक साथ रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई/n, और ये हो जाएगा इंटू m। इसको हम कुछ मान लें यहाँ पर, चूँकि कांस्टेंट वैल्यू है आपके इसके लिए, तो e टू द पावर i से हम क्या मान लें, अल्फ़ा मान लें। चलिए ये हमने मान लिया, इसको अल्फ़ा मान लिया, और अल्फ़ा की पावर ये क्या बचेगी, m बचेगी। यहाँ पर चलिए हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया सिंस, या लेट करके लिख दीजिए, यहाँ पर हमने लेट करके लिख दिया, लेट अल्फ़ा इक्वल टू e टू द पावर i 2m/n, ये आपने लिख दिया। अब z का यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू कितने रूट हैं आपके पास, आपने लिए रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट की बात कर रहे हैं, तो अब इसके इक्वल भी आप लगा सकते हैं यहाँ से, यानी nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये पावर m की वैल्यू कहाँ से शुरू कराएंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3, और कहाँ तक जाएगा, एक कम तक जा रहा था, यानी अल्फ़ा की पावर n-1 तक जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखेंगे 10 nth रूट ऑफ यूनिटी, 10 nth रूट nth रूट्स ऑफ यूनिटी। जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी की हम लोग बात करते हैं वो आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपके पास होगा अल्फ़ा की पावर 0 हो गया, अल्फ़ा की पावर 1, अल्फ़ा की पावर 2 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर, ये होगा n-1। और यदि इसे लिखना चाहें तो ये 1 हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हो जाएगा अल्फ़ा टू द पावर n-1। ये हमें लेना है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमको मालूम है e की पावर i 2 पाई/n होती है। इस तरह से अल्फ़ा को और भी यदि आप डिनोट करना चाहें, अल्फ़ा को और भी यदि आप यहाँ से डिनोट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos 2 पाई n, और प्लस हो जाएगा i साइन 2 पाई/n, ये हो जाएगा, 2 पाई, ये e की पावर जो ये था इसे आपने ब्रेक कर दिया cos के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसे सॉल्व नहीं कराऊंगा प्रॉपर्टीज को, मैं डायरेक्ट आपको लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बोर्ड पर लिखा था उनको, और पहले से इसलिए लिखा था कि जल्दी जल्दी आपका टाइम वो न हो, मैं पहले से लिख दूं, समझाते हुए निकल जाऊं, नहीं तो टाइम ज़्यादा वीडियो में लगता है, आपको फिर नेट कम पढ़ने लगता है, जैसा कि आप लोग बताने लगते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ
nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स आपके पास जो आपने लिखे हैं वो कौन कौन से लिखे हैं? एक आपने लिखा 1 एल्फा एल्फा स्क्वायर एंड सोन एल्फा टू दी पावर n माइनस 1। एक तो देखेंगे ये किस में आपको जीपी में दिखाई दे रहे हैं, ये किस में दिखाई दे रहे हैं? जीपी में दिखाई दे रहे हैं। जीपी में दिखाई दे रहे हैं तो अब ये आप ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो कॉमन रेशियो कितना होगा इसका? यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी? पहली प्रॉपर्टी आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जो होते हैं जो nth रूट्स होते हैं, ये nth रूट्स होते हैं, ये फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं? जीपी सीरीज, है ना, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्म ए जीपी। ये जीपी आपका ये यूज वो हो रहे हैं। अब nth रूट्स ऑफ यूनिटी लिख लीजिएगा, बल्कि ये पूरा आधा न लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी फॉर्म्स क्या करते हैं? ए जीपी, ये जीपी को वो करते हैं। और यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है, जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर, ये कॉमन रेशियो है आपका, वो कितना हो रहा है? एल्फा हो रहा है। और एल्फा की वैल्यू जो आपने लगाई थी, एल्फा की वैल्यू जो आपने ली है वो क्या ली है? ई की पावर आई 2 पाई अपॉन n, ये आपने अल्फ़ा की वैल्यू भी ली है। अब चलिए सेकंड पर हम लोग बात करते हैं। सेकंड में आपका क्या होगा? यदि इसकी हम यूनिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। यानी यदि यहाँ पर सम की बात करें तो 1 प्लस एल्फ़ा प्लस एन सो ऑन एल्फ़ा टू दी पावर n माइनस 1, ये सम की बात करें तो हमेशा 0 होगा। आप चाहेंगे तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में रख के निकाल देंगे। पहले मैंने लिखा था लेकिन वो सब बोर्ड से गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड है, मुझे उतना आता भी नहीं चलाना। चलिए इसी तरह से अब आपका क्या होगा? अगला नंबर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। थर्ड नंबर में आपसे ये कहा जा रहा है कि सम ऑफ pth पावर्स यानी जो आपके पास nth पावर दी गई है उनमें से pth पावर के सम की बात कर रहे हैं। pth पावर्स ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड, और ये 0 कब होगा? ये ध्यान रखिएगा, इज 0, ये 0 कब होगा? एक 0 होगा। और 0 जब होगा तो ये होगा इफ़ जो P है यहाँ पर, ये P आपका क्या है? P इज नॉट मल्टीपल, ये मल्टीपल नहीं होता, मल्टीपल ऑफ n। एंड इज, अब देखिएगा पहले आपने क्या लिया था? 0 लिया था। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? एंड इज, अब कितना होता है इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये जो होगा आपका, ये एक nth जा रहा था, 0 जा रहा था, इज n होगा। दूसरा कब? जब p आपका मल्टीपल ऑफ क्या होगा? n होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इज n इफ p इज मल्टीपल ऑफ n, यदि ये n का मल्टीपल हो तब ये चीज़ होगी। आगे हम लोग बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। और अगली प्रॉपर्टी में आपका क्या होगा? जो प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स की बात करेंगे, नंबर 4th, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज, चलिए यहाँ की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या होता है? -1 की पावर n-1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है।
कि ये आपका जो प्रोडक्ट होगा इस तरह से होगा। अब चलिए हम लोग जो बात करते हैं वो बात करेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी जो यूनिट सर्कल होता है ये इस पर भी आपका क्या करेगा, लाई करेगा। फोर्थ, अगला नंबर है आपका फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं। तो फिफ्थ नंबर में आपको जो लिखना है, आप क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी लाइज। जो ये लाइज कहाँ करते हैं, लाइज हमने बताया था पहले आपको स्टार्टिंग में कि यूनिट सर्कल पर लाई करते हैं। ऑन द यूनिट सर्कल यूनिट सर्कल यानी मोड ऑफ जेड इक्वल टू आपने क्या लिखा था, 1। मोड ऑफ जेड इक्वल टू आपने क्या लिया था, 1 लिया था। एंड डिवाइड इट सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, ये करेगा इक्वल पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में। सर्कमफेरेंस इन इक्वल n पार्ट्स, इसमें ये करता है। चलिए आगे हम लोग और बात करते हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे, ये चीज़ आपको जो नोट में लिखेंगे, थोड़ा सा नोट में लिखने के बाद में तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट में हमने फर्स्ट नोट पर हमने लिखा कि यदि हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं, ये हमने ले लिया कि यदि जेड था हमारे पास, इसकी पावर क्या है, 1/n है, ये लिया हमने। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज जेड टू द पावर n इक्वल टू 1 होगा। और लेना चाहें तो जेड टू द पावर n-1 इक्वल टू जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 0 लिख सकते हैं। तब इसके जो रूट्स होंगे वो कितने रूट हो जाएंगे, तो जेड टू द पावर n-1 इक्वल टू, पहला रूट आपका क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो z-1 हो जाएगा। दूसरा रूट आपका एल्फ़ा आ रहा था, तो z-α हो जाएगा, एंड सो ऑन। और ये हो जाएगा z-α टू द पावर n-1, ये हो जाएगा। चलिए आगे और हम लोग सेकंड पर बात करते हैं। सेकंड पर हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड में हमने ले लिया कि z इक्वल टू, हम -1 की होल पावर 1/n कर रहे हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा z टू द पावर n इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा z टू द पावर n ये +1, ये हो जाएगा। चलिए और अब हम लोग यहाँ पर कुछ, यदि हम विशेष रूप से बात करें, सम पर्टिकुलर केसेस पर भी हम बात कर सकते हैं, जैसे यूनिट रूट्स हो गया, ये सॉरी आपका स्क्वायर रूट्स हो गया, क्यूब रूट्स हो गया। चूँकि तुमने nth रूट लिया है तो हम इसके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा क्या होगा ये। अब यहाँ पर सम पर्टिकुलर केसेस पर बात कर रहे हैं। सम पार्टिकुलर केसेस, कुछ केसेस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला केस हमने ले लिया, जो फर्स्ट केस है हमारे पास, वो केस हमने लिया स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। इस केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 1/n है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। n की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो चलिए n की वैल्यू आपने 2 ले ली, n की वैल्यू 2 ले ली, तो अब इसे लगा दीजिए, अब इसे आप लगा दीजिए। एल्फा इक्वल टू आपका क्या है, आप जानते हैं कि जो एल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, एल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा e की पावर i 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर i पाई हो जाएगा। और यदि आप इसे ब्रेक करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई
और क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस पाई हो जाएगा प्लस आई साइन पाई, ये आपका निकल के आ जाएगा। ये रूट आपका एल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। और यहाँ पर लेंगे तो स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी इस तरह से कितनी वैल्यू हो जाएंगी, यदि इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू आप निकालेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है -1, ये हो जाएगा 0, तो -1 निकल के आ गया, -1 ये निकल के आ गया। और एक आपका पहला होता, तो पहला होता वो क्या होता 1 होता, तो स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हो जाएंगे यहाँ से, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इस तरह से देखिएगा, जो पहला तो आपने 1 ही निकलता है, दूसरा आपका क्या निकल के आ रहा है -1 आ रहा है, दूसरा -1 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर सेकंड पर जो हम लोग बात करेंगे, ये पर्टिकुलर केस जो बात कर रहे हैं वो क्यूब रूट पर बात करेंगे। यहाँ पर लेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के क्यूब रूट्स पर बात करेंगे। तो इसका मतलब देखिएगा n = 3 पर, ये n = 2 पर आपने निकाल लिया, n = 3 पर आपका क्या हो जाएगा, n = 3 पर पहला अल्फा होता है, नहीं तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 भी लगा सकते थे, n की वैल्यू 1 लगाएंगे 2 पाई हो जाएगा, ये भी वैल्यू 0 होगी, है ना, इधर वो होगी, तो उस पर भी आप लगा सकते हैं, 1 हो जाएगी उस पर भी वैल्यू। तो इस तरह से देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो n3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी i, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई/3। तो यहाँ से निकालेंगे अब आप, तो ये अल्फा = आपका जो निकल के आ रहा है, ये वैल्यू आपकी किस e की पावर ये निकल के आ रही है, तो अल्फा = क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं cos 2 पाई/3 लिख सकते हैं, प्लस और आप लिख सकते हैं i साइन 2 पाई/3, ये वैल्यूज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी अल्फा स्क्वायर के फॉर्म में भी इसे लिखा जा सकता है। वैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा, अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होगा वो 1 होगा, अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर होगा। तो चलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आपका 1 होगा, अल्फा होगा और अल्फा स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू, वैसे अल्फा की वैल्यू आपकी निकल भी गई है, अल्फा की वैल्यू निकल गई है, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और e⁻, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा i और 2 पाई/3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम लेंगे तो e⁻i और ये हो जाएगा 4 पाई/3। ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी, ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। इसी को जो नोटेशन दे दिया जाता है, ये तो 1 है ही है, इसको नोटेशन दे दिया जाता है ओमेगा, और इसको दे दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो यूनिटी के 3 रूट्स जो आपके हो जाते हैं, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाते हैं। इनके आर्गूमेंट्स, यदि इसके आर्गूमेंट की बात करेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा की बात करेंगे तो ये कितना होता है 2 पाई/3 होता है। और यहाँ पर यदि इसके आर्गूमेंट की बात करेंगे, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 4 पाई/3 हो जाता है, ये 4 पाई/3 हो जाता है। ये वैल्यू यहाँ पर हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा और भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड भी कुछ बातें होंगी, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की भी बातें होंगी। अब यहाँ पर जो हमें बात करनी होगी वो कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात करनी होंगी। तो चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को और क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।